दोस्तों नमस्कार। चर्चा के विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। चर्चा के विषय में आज चर्चा करूंगा सावधान भारत। क्यों कह रहा हूँ सावधान भारत? आखिर ऐसा कौन सा खतरा खड़ा दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से आज कह रहा हूँ सावधान भारत। हालांकि इससे पहले आपको थोड़ा सा अपडेट दे दूँ राम मंदिर विवाद पर। पिछले कई दिनों से आप लगातार खबरें पढ़ रहे होंगे, जहां एक और विपक्ष तिल का ताड़ बना रहा है, आग को हवा दे रहा है और चोरी को बड़ा चढ़ा के बता रहा है। वहीं दूसरी ओर दूसरा वर्ग ऐसा है जो चोरी इतने बड़े पैमाने पर होगी इस बात को मानने को अभी भी तैयार नहीं है। फिलहाल जैसे ही चोरी की खबर आई, चोरी की खबरें सामने आई, योगी सरकार ने एक एसआईटी बना दी। इस एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट योगी सरकार को सौंप दिया और उस रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखी गई है, जबकि कुछ अज्ञात लोग भी इसमें रखे गए। फिलहाल इसमें नया अपडेट यह है कि आज राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी ने और इस ट्रस्ट के एक और सदस्य अनिल मिश्रा ने त्यागपत्र दे दिया। फिलहाल अनिल मिश्रा गंभीर आरोपों के साए में थे, जो कुछ इस तरीके की खबरें आई थी कि एक चीफ अकाउंट्स ऑफिसर जो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के थे, उन्होंने बताया था कि एक राम मंदिर निर्माण क्षेत्र में लगे हुए एक इंजीनियर ने इस बात की शिकायत करी थी कि अनिल मिश्रा उनसे लागत का 40% कमीशन के रूप में मांग रहे हैं। और जब वो शिकायत ऊपर तक पहुंची ट्रस्ट में, तो बजाय अनिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई होने के उल्टे उस इंजीनियर को हटा दिया गया। फिलहाल योगी सरकार कह रहे थे पूरा विश्वास है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हालांकि जहाँ तक चंपत राय जी का विश्वास है का मामला है, मेरा अभी भी ये मानना है कि चंपत राय जी किसी भी कीमत पर चोरी में शामिल नहीं हो सकते या किसी तरीके के कमीशनबाजी में शामिल नहीं हो सकते। हाँ, ये बात जरूर है कि इतना बड़ा संस्थान संभालने के लिए जितनी प्रोफेशनल क्वालिटी होनी चाहिए थी, एफिशिएंसी होनी चाहिए थी, वो शायद उसकी शायद कमी थी और इसीलिए उन्होंने बड़ी सादगी से और बड़ी सरलता से लिया। उन्हें नहीं पता था शायद कि उनके आसपास जो टीम घिरी हुई है उसमें सारे चोर भरे हुए। हालांकि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि यदि वो बेदाग निश्चित रूप से निकल कर आते हैं तो उनको दोबारा राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में शामिल कर लिया जाना चाहिए। उनका राम मंदिर आंदोलन में एक बड़ा योगदान है जिसको स्वीकार किया जा सकता है। और जहाँ तक आरोपों का सवाल है, तो फिलहाल आरोप लगाने वालों का इस तरह आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक और यूपी की वो राजनीतिक ताकतें जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, एक और दिल्ली की वो ताकतें जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर भगवान राम को काल्पनिक करार दिया था, आज वो सब चढ़ावा चोरी का विवाद उठा रहे हैं। उनका मकसद किसी प्रकार की अनियमितता की ओर ध्यान दिलाना नहीं है। उनका मकसद हिंदू आस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना है। उनका मकसद राम मंदिर के प्रति जो हिंदुओं में, विश्व भर के हिंदुओं में आस्था है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना है या उस आस्था को डगमगाने का प्रयास कर रहा है। उधर फिलहाल 2027 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कल एक नई टीम घोषित कर दिया।
और टीम भारी भरकम है। इसमें प्रदेश के सभी क्षेत्रों का और सभी जातियों को समायोजित करने का प्रयास किया गया। फिलहाल अभी तक कहीं से कोई असंतोष का स्वर नहीं दिखाई दे रहा है। उम्र का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। जो उम्र दराज लोग हैं उनको थोड़ा अलग रखा गया, और जो युवा हैं और पिछले लंबे समय से संगठन में लगातार अपनी सेवाएं किसी न किसी रूप में देते रहे, या जिनकी सक्रियता में कोई संदेह नहीं रहा है, उनको स्थान दिया गया है। इसमें किसान मोर्चा के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह बनाए गए हैं, जिनकी प्रारंभिक शिक्षा मेरे नगर से ही हुई है, और आज भी लगभग हसनपुर के सभी जाति समूहों में उनके व्यक्तिगत मित्र बैठे हुए हैं, और जो उनके उस समय से लेकर आज तक सादगी का, सरलता का और मित्रतापूर्वक व्यवहार की प्रशंसा करते हैं। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कि आखिर आज ये क्यों कह रहा हूँ, सावधान रहो। पिछले काफ़ी समय से आप एक शब्द सुन रहे होंगे, इस्लामिक नाटो। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक नाटो देशों की तर्ज पर इस्लामिक नाटो बनाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें सभी या सैन्य और आर्थिक रूप से ताकतवर इस्लामिक देशों को शामिल करने का प्रयास है। मूलतः पाकिस्तान इस इस्लामिक नाटो को भारत से अपनी सुरक्षा के लिए बनाना चाहता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, आपने देखा होगा। उसमें पाकिस्तान को बुरी तरह भारत ने पिछाड़ा। पाकिस्तान अपने पास एक परमाणु बम होने का दम भरता था। भारत में कांग्रेस पार्टी ने भी भारत की जनता को ये बहका रखा था कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। मोदी सरकार को इस बात की विश्वसनीय सूचना थी कि जो पाकिस्तान के अंदर परमाणु बम रखे हुए हैं वो पाकिस्तान का नहीं है, वो परमाणु बम अमेरिका के है। और कांग्रेस इस देश के लोगों को झूठा डराती थी और झूठ बोलती थी। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में यह तय करा कि इस परमाणु बम का जो डर है, जो खौफ है, उसको दूर किया जाए, और पाकिस्तान के उन ठिकानों पर हमले किए जहां परमाणु बम रखे हुए थे। हालांकि अमेरिका को इससे नाराजगी हुई, लेकिन भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब उस परिस्थिति में पाकिस्तान को ये लगा कि अब अमेरिका का सहयोग काफ़ी नहीं है, क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच में भी घनिष्ठ आर्थिक रिश्ते हैं, और ये घनिष्ठ आर्थिक रिश्ते कई बार पाकिस्तान और अमेरिका के मजबूत सैन्य रिश्तों पर भारी पड़ जाते हैं या बराबरी कर बैठते हैं। इसलिए पाकिस्तान को लगा कि सैन्य रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत इस्लामिक देशों को शामिल करके एक इस्लामिक नाटो शामिल बनाया जाए, और जिसका घोषणा पत्र ये होगा कि किसी भी एक इस्लामिक देश पर यदि हमला होता है, नाटो में शामिल किसी एक देश पर हमला होता है, तो उन सब देशों पर हमला माना जाएगा। शुरुआत में लगा कि यह हवाई मामला है, लेकिन इस अमेरिका ईरान युद्ध के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अपनी पहली यात्रा पाकिस्तान की करी। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट बात है, और इससे एक और बात स्पष्ट हो गई कि इस अमेरिका और ईरान के बीच में जो बातचीत हो रही है, उसमें पाकिस्तान को बस अमेरिका का विश्वास हासिल नहीं है, पाकिस्तान को ईरान का भी विश्वास हासिल है। और इसीलिए ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद ने अपनी पहली यात्रा इस्लामाबाद की करी। वो 23 जून को अभी इस्लामाबाद आए। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही।
उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों से आह्वान किया कि मुसलमानों एक हो जाओ, और पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो बनाने की योजना का खुलकर समर्थन किया। फिलहाल उन्होंने कहा सऊदी अरब, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, कतर, मिस्र, इन देशों को नाटो में शामिल हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि और इस्लामिक देशों को इसमें शामिल नहीं करना चाहते। फिलहाल खबरें ये हैं ये देश लगभग सहमत हो गए। इस ईरान में ईरान के हमलों से घबराकर सऊदी अरब की राजशाही ईरान से अपने संबंधों को सामान्य बनाना चाहती है। ईरान ने जिस तरीके से सऊदी अरब पर हमले करे, यूएई पर भी हमले करे, लेकिन यूएई डरा नहीं, उसने इजराइल को बराबर का जवाब दिया, पलटवार करा। और जितना ईरान ने यूएई को नुकसान पहुंचाया, यूएई ने उससे ज़्यादा नुकसान ईरान को पहुंचाया। लेकिन ईरान ने जो सऊदी अरब को नुकसान पहुंचाया, सऊदी अरब का राज परिवार ईरान को जवाब देने की हिम्मत नहीं कर सका, और वो अमेरिका से कहता रहा कि मेरे पर हमला हो रहा है, इसलिए आप और बड़ा हमला करो। फिलहाल अब सऊदी अरब के राज परिवार को लगता है कि ईरान से संबंध बेहतर होना चाहिए, और ये संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में सऊदी अरब और तुर्की में जो 36 का आंकड़ा था, फिलहाल सऊदी अरब ने तुर्की के आगे भी अपना हाथ दोस्ती के लिए बढ़ाया। अब मसूद पेजेश्कियान ने भी कहा कि सऊदी अरब, तुर्की, कतर, मिस्र, पाकिस्तान, ईरान, इन सबको मिलकर एक इस्लामिक नाटो बना देना चाहिए। ये इस्लामिक नाटो ना तो अमेरिका के लिए खतरा है, ना ये रूस के लिए खतरा है, और ना ये चीन के लिए खतरा है। इस इस्लामिक नाटो के बस दुनिया में दो दुश्मन होंगे। पहला दुश्मन इजराइल होगा और दूसरा दुश्मन भारत होगा। इसलिए भारत को सावधान होने की जरूरत है। लेकिन सावधानी के मामले में भारत को इजराइल से ज़्यादा सावधानी की जरूरत है। सऊदी अरब इजराइल पर बहुत जल्दी हमला नहीं करने जा रहा। तुर्की भी फिलहाल आर्थिक डेवलपमेंट में विश्वास रखता है और वो भी इजराइल पर हमला नहीं करने जा रहा। लेकिन आपको याद होगा एक जब यूनान के प्रधानमंत्री ने अमेरिका ईरान युद्ध के दौरान कहा था कि जब वो एक बार ईरान के सुप्रीम नेता जो अब नहीं है आयतुल्लाह अली खामनेई से मिले थे और उनसे पूछा कि यदि आपको फ्री हैंड दे दिया जाए तो आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है जिसको आप सबसे पहले पूरा करना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा मेरी सबसे बड़ी इच्छा है दुनिया भर के यहूदियों का कत्लेआम करना। मैं चाहता हूं इस पृथ्वी पर जितने भी यहूदी हैं उनका कत्ल कर दिया जाए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लामिक नाटो का पहला दुश्मन कौन होगा। लेकिन इजराइल बहुत दूर बैठा है और फिलहाल जब तक इजराइल और अमेरिका की दोस्ती है, ईरान के लिए बहुत बड़ा हमला करना इजराइल पर बड़ा मुश्किल है। हालांकि इस दौरान इजराइल और अमेरिका के बीच में भी थोड़ी दूरियां बढ़ी हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी 2-3 दिन पूर्व कहा है कि अमेरिका ने अभी तक हमें हथियार दिए, हमारा साथ दिया हर संकट के समय में, इसके लिए अमेरिका का धन्यवाद। लेकिन अब हम एक स्वतंत्र रास्ते पर चलना चाहेंगे। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए हम किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। फिलहाल अमेरिका ईरान युद्ध में जिस तरह की वार्ता चल रही है, मेरा व्यक्तिगत अनुमान है
ईरान परमाणु बम जल्दी ही बना लेगा। अमेरिका उसे चाहकर भी नहीं रोक सकता। ये ईरान का परमाणु बम बस दो देशों के लिए खतरा है, जैसे इस्लामिक देश, जैसे इस्लामिक नाटो, एक इजराइल और एक ये भारत। फिलहाल इजराइल नहीं चाहेगा कि ईरान परमाणु बम बनाए, लेकिन वो अंततः मेरा अंदाज है कि शायद वो बनाएगा। ट्रंप का रवैया ढीला डाला, अब बातचीत की टेबल पर मुझे अमेरिका हारता हुआ लगता है। ट्रंप की एक नस पकड़ लिया ईरान ने कि उन्हें श्रेय लेने की जल्दी है। वो अपने आप को शांति दूत के रूप में विश्व में स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए ईरान लंबा बातचीत खींच रहा है और अपनी शर्तें थोप रहा है। इधर भारत भी इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। भारत में पहले से ही मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी संख्या में है, इसलिए चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो सऊदी अरब हो और चाहे ईरान हो, इनका लक्ष्य होगा भारत को जल्द से जल्दी एक इस्लामिक देश बनाया जाए, ऐसे या वैसे। और ये चाहत इसलिए और ज़्यादा होगी क्योंकि भारत में ये गांधी परिवार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी परिवार और इनसे मिलती हुई जो राजनीतिक ताकतें हैं, जिसमें ममता बनर्जी भी शामिल है, फिलहाल उद्धव ठाकरे भी उन्हीं के राह पर हैं, ये सब भारत को एक इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। तो जब देश के अंदर से विषय मिलेगी तो निश्चित रूप से इस इस्लामिक नाटो का कोई लगेगा कि इजराइल पर हमला करना मुश्किल है, लेकिन भारत में भारत की राजनीतिक ताकतों का सहयोग लेकर भारत को जल्दी से जल्दी इस्लामिक नाटो, एक इस्लामिक देश बनाया जा सकता है। और इस्लामिक देश बनाने के लिए उन्हें भारत की हिंदूवादी ताकतों को कुचलना होगा, भारत के हिंदूवादी नेतृत्व पर हमले करने होंगे। और इसलिए मेरा ये मानना है कि यदि इस्लामिक नाटो बना तो हालांकि उसका पहले नंबर का दुश्मन इजराइल होगा, लेकिन उसके हमले का पहला शिकार भारत होगा। और हो सकता है उस परिस्थिति में ईरान, सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान ये सब मिलकर भारत पर एक साथ हमला कर दें। और इसलिए मैं आज कह रहा हूँ, सावधान भारत। यदि इस्लामिक नाटो बना तो भारत को अपनी सैन्य तैयारियों को बहुत ऊंचाई पर ले जाना होगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मैं निराशावादी हूँ। मैंने कई बार कहा है कि भारत के पास इस वक्त आज़ादी के बाद से अब तक की सबसे ज़्यादा दूरदृष्टि वाली राजनीतिक शक्ति भारत के पास है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को मैं भारत का अब तक का श्रेष्ठतम विदेश मंत्री मानता हूँ। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भारत की बहुत बड़ी पूंजी है। खुद नरेंद्र मोदी एक जबरदस्त दूरदृष्टि रखते हैं और मुझे लगता है कि शायद भारत अब आने वाले समय की इसी लिहाज से तैयारी कर रहा है कि शायद अब अगली बार उसका मुकाबला पाकिस्तान से नहीं होगा, बल्कि उसका मुकाबला इस्लामिक नाटो से होगा। यानी कि उस पर ईरान, सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान ये सब मिलकर एक साथ हमला करेंगे। तो भारत एक नया गठबंधन बनाने का प्रयास कर रहा है और इस गठबंधन में जो संभावित सहयोगी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि भारत के और उनके संबंधों में घनिष्ठता आ रही है, भारत और इसमें एक इस्लामिक देश यूएई, जिसकी भारत से घनिष्ठता लगातार बढ़ रही है। यूएई ने लगातार अपने सैन्य ताकत में से पाकिस्तानी जो लीडरशिप वहाँ पर है, सैन्य लीडरशिप, उसको हटाना शुरू कर दिया। तो भारत, यूएई, इजराइल
आर्मेनिया और साइप्रस, ये 5 देशों का एक नया गठबंधन हो सकता है इस्लामिक नाटो का मुकाबला करने के लिए। तो फिलहाल मुझे लगता है कि भारत सरकार के दिमाग में कहीं ना कहीं इस्लामिक नाटो को लेकर चिंता है। फिलहाल मैं ज़रूर कहूँगा कि यदि है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो अब भारत को अपनी राजनीतिक दोस्तियां दूसरे देशों को के साथ बढ़ाते समय और अपनी सैन्य क्षमता का विस्तार करते समय सिर्फ चीन और पाकिस्तान को ध्यान में नहीं रखना होगा, बल्कि उसको इस्लामिक नाटो को ध्यान में रखना होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि शायद भारत का अगला मुकाबला, अगला युद्ध पाकिस्तान से नहीं होगा, इस्लामिक नाटो से होगा। इसलिए कह रहा हूँ, सावधान भारत, तैयार रहो भारत, अपनी सैन्य क्षमताओं का विस्तार करो भारत, और अपनी राजनीतिक दोस्ती का इस दृष्टिकोण से बढ़ाओ कि इस इस्लामिक नाटो का आप समय से मुकाबला कर सको। दोस्तों, आज चर्चा के विषय में आज की चर्चा यहीं तक, और आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, दुनिया भर के देश और विदेश के तमाम सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों पर, राजनीतिक विषयों पर चर्चा करने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय। और चलते चलते आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।